बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। आज के इस लेक्चर में हम डीआई सिविल थर्ड ईयर सिविल 354 कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिजाइन पेपर बी चैप्टर नंबर 11 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है वन वे स्लैब के मुतालिक। ठीक है जी। वन वे स्लैब क्या होती है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वन वे स्लैब क्या होती है। देखिए, वन वे स्लैब ऐसी स्लैब होती है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से ज्यादा हो। ठीक है ना? तो ऐसी स्लैब को वन वे स्लैब कहा जाता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वन वे स्लैब का प्रोसीजर है, जिसमें हमने स्लैब का एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील में मेन बार्स का एरिया ऑफ स्टील और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का एरिया ऑफ स्टील भी फाइंड आउट करेंगे। साथ साथ हम इसकी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो स्पेसिंग होगी, बार्स की जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग वो बार कहते हैं जिसको, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला काम, जो पहला स्टेप होता है किसी भी वन वे स्लैब को डिजाइन करने में, ये हमने करना है वन वे स्लैब डिजाइन। इसका प्रोसीजर स्टेप नंबर 1 हमारे पास होती है थिकनेस। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब हमने फाइंड आउट करनी होती है, जिसे एच से रिप्रेजेंट किया गया है हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर। एच से रिप्रेजेंट किया गया है थिकनेस को। आपके थिकनेस के जरिए से ये होता है कि हम स्पैन के जरिए से करते हैं। स्पैन क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन। हमें जो लेंथ दी गई होती है हमारी वन वे स्लैब की, वो हमारा स्पैन होता है। अब इसमें कुछ केसेस यूज होते हैं। सबसे पहला केस जिसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको सिंपली स्पोर्टेड स्लैब कहते हैं। यानी एक ऐसी स्लैब जिसके दोनों अतराफ पर ब्रिक वर्क किया गया है, चुनाई वाली दीवारें खड़ी की गई हैं, यानी आरजी सहारे होते हैं। ऐसी स्लैब जिसके दोनों तरफ पर सिंपल सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। ऐसी स्लैब के ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये स्पैन है, ठीक है ना, और ये दो सहारे इसके। तो अब ऐसी स्लैब में जिसके दोनों तरफ पर ब्रिक वर्क से चुनाई की गई है, सिंपली सपोर्टेड है, तो इसकी थिकनेस के लिए आपने स्पैन, ठीक है, डिवाइड बाय 25 ये करना है, फैक्टर यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इससे आप स्लैब की जो है ना थिकनेस फाइंड कर सकेंगे। और ये कौन सी स्लैब है मैंने आपको आगे बना भी दिया है, सिंपली सपोर्टेड। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको कहती है कि आपकी स्लैब सिंपली सपोर्टेड नहीं, बल्कि ये आपकी स्लैब कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कहती है जिसमें मुसलसल सहारे हों, जैसे कुछ पेपर सहारे होंगे और इक्वल भी हो सकते हैं। तो मैं जज आपको सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मुतअद्दिद सहारे आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने अगर थिकनेस फाइंड करनी है ना, तो आपने स्पैन डिवाइड बाय 30 का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर इस फर्स्ट केस सिंपली सपोर्टेड के अलावा, सेकंड केस कॉन्टिन्यूअस मुसलसल सहारों के अलावा, अगर तीसरा केस जो है कैंटिलीवर का, आपने पढ़ा हुआ केस, ये कैंटिलीवर भी होता है, ओवरहैंगिंग भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कैंटिलीवर का आप बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे कैंटिलीवर की थिकनेस फाइंड करने के लिए हम इसी स्लैब के स्पैन को, जो लेंथ होती है इफेक्टिव लेंथ, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे। तो पहला काम है कि आपने थिकनेस फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टेप में इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा और वो फार्मूला अकॉर्डिंग टू डिजाइन होगा कि वो आपको स्लैब किस तरह की बता रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, कॉन्टिन्यूअस है या कैंटिलीवर है। इसके बाद पहला काम आपका मुकम्मल जब हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा कि हमने असल में फाइंड करना होता है फैक्टर्ड या अल्टीमेट लोड। ठीक है जी, फैक्टर्ड और अल्टीमेट लोड बेसिकली हमने फाइंड करना होता है। मैं इसके साथ साथ नहीं लिख रहा, आप सुन रहे हैं, सुनते हुए समझिए कि फैक्टर और अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला क्या होता है। फैक्टर अल्टीमेट लोड में हमने जो है वो 1.5 फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है डेड लोड के साथ, और ऐड करते हुए हमने 1.6 का फैक्टर जो है वो लाइव लोड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मोस्टली हमें क्वेश्चन के अंदर लाइव लोड प्रोवाइड किया जाता है। हमारी आपकी बुक के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपको लाइव लोड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। डेड लोड फाइंड करना हमें पड़ता है। तो डेड लोड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि डेड लोड
जिसमें हम अपनी स्लैब का वेट निकालते हैं। डेड लोड को इसके साथ साथ अगर वही सुन रही हैं तो डेड लोड को अगर आप देखें तो सेल्फ लोड भी कहते हैं। डेड लोड, सेल्फ लोड, और अगर इसके साथ साथ कोई मटेरियल यूज किया गया है तो उसका लोड भी, यानी कोई ग्रेनुलेथिक मटेरियल, कोई चिप्स का, कोई मार्बल का अगर मटेरियल यूज किया है तो स्लैब के वेट के साथ साथ आपको डेड लोड के अंदर उस मटेरियल का लोड भी ऐड करना पड़ता है। अभी तो हम सिर्फ डेड लोड की बात कर रहे हैं, तो डेड लोड में हमारे पास ये इफेक्टिव लेंथ होगी मल्टीप्लाई बाय हमारे स्लैब की विड्थ होगी। लेंथ आपने रनिंग में लेनी है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको स्पैन 4 मीटर दिया तो 4 पूरा नहीं होगा, लेंथ भी आपकी 1 मीटर होगी, ब्रेथ भी आपकी 1 मीटर होगी। जबकि थिकनेस यहाँ पर आपको पता है कि आप हम थिकनेस ऑलरेडी फाइंड करके एक फार्मूला यूज करके आए हैं, तो उस थिकनेस को आपने यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ आरसीसी, ठीक है जी। ये डेंसिटी ऑफ आरसीसी यहाँ पर हमारी यूज होगी। अच्छा, फिर से नोट कीजिएगा कि जो भी चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं इसमें लेंथ और ब्रेथ आपकी 1 मीटर अज्यूम की जाएगी। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि हम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से स्लैब को जो है वो डिजाइन करते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप अपनी बुक में मजीद रिसर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने कुछ आपको सिंपल करके ये पूरा एक प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो थिकनेस जैसे कि आपको बताइए वही है, मैं सिर्फ एक चीज कंफर्म कर लूँ और फिर आगे हम क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है थिकनेस आपकी बुक के अंदर अगर तो सेल्फ लोड जो निकाला गया है 1 × 1 × बिल्कुल यही थिकनेस आपकी एच ही ली गई है, सही है। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था, ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, सेकंड स्टेप में अल्टीमेट लोड निकालने के लिए आपने सिर्फ डेड लोड है, जबकि लाइव लोड जो होता है वो आपको प्रोवाइड किया गया होता है। लाइव लोड फिलहाल प्रोवाइड किया गया है सारे क्वेश्चंस में, इसलिए हम इसकी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। पहला स्टेप क्या किया आपने, थिकनेस फाइंड की। सेकंड स्टेप में आपने अल्टीमेट जो लोड है वो फाइंड किया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो स्टेप नंबर 3 में अब आपने अल्टीमेट मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट जो होती है ना, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। और अल्टीमेट मोमेंट में आपका जो अल्टीमेट मोमेंट का फॉर्मूला 2 केस में होता है। केस नंबर 1 अभी अगर तो सिंपली स्पोर्टेड है, ठीक है, तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई पॉइंट नहीं बल्कि यूडीएल आ जाए। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो होता है वो पूरे स्पैन पे आ जाए, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये मैं लिख देता हूँ अल्टीमेट, ठीक है, मोमेंट है। अल्टीमेट मोमेंट केस में हमारे पास पहला केस ये कि अगर सारा यूडीएल हो जाए, तो इस केस में हमारा जो अल्टीमेट मोमेंट का फॉर्मूला है वो ये होगा कि आपने जो अल्टीमेट वेट निकाला हुआ है ना, लोड जो है जिसमें फैक्टर लोड भी कहते हैं जिसको, उसको आपने इफेक्टिव लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाय आपने करना है 8। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका वो मुकम्मल तौर पर यूडीएल नहीं है, सहारे नीचे कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, सिंपली स्पोर्टेड भी हो सकते हैं, ओवरहैंगिंग या आपके क्या कहते हैं उसको कैंटिलीवर भी हो सकते हैं। अगर आपके इसके ऊपर कोई मिड पॉइंट पे, कोई स्पैन पे पॉइंट लोड आ जाए, नंबर बी, या तो यूडीएल हो जाए या ये आपका कोई पॉइंट लोड आ जाए मिड स्पैन वाला, तो इस केस में आपने ये बी वाला जो फॉर्मूला है अल्टीमेट मोमेंट का, इसमें आपके पास अल्टीमेट लोड, इसको आपने लेंथ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 कर लेना है। नंबर 1 पे फिर से सुन लें, आपने थिकनेस फाइंड करनी है एच जो है। नंबर 2 पे आपने अल्टीमेट लोड फाइंड करना है। नंबर 3 पे आपने अभी जो हमने फाइंड की अल्टीमेट मोमेंट, और वो भी केस में कहीं यूडीएल है या पॉइंट लोड है, ठीक है। और यूडीएल पॉइंट लोड इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं। और नंबर 4 के ऊपर जब हमारे पास ये सारी चीजें फाइंड हो जाती है ना, असल चीज होती है अब नेक्स्ट में एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने की। और एरिया ऑफ स्टील के लिए एक फैक्टर ए को फाइंड किया जाता है। अभी उसके लिए हम पहले इफेक्टिव डेप्थ देखेंगे। असल में इफेक्टिव डेप्थ, इसके 2 फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव
डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ में जो दो फॉर्मूले हैं ना, उनमें दो केस की उसकी रीजन क्या है कि एक तो इफेक्टिव डेप्थ में अगर थिकनेस में से आप 27 माइनस करते हैं, ठीक है, अगर थिकनेस में से आप 27 माइनस करें और थिकनेस मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये इफेक्टिव डेप्थ के फॉर्मूले से ली गई वैल्यू दूसरे इफेक्टिव डेप्थ वाले वैल्यू से जो इनमें ग्रेटर होगी ना, केस वन पहला फॉर्मूला ये लगाएं, केस टू दूसरा ये भी फॉर्मूला आपने दोनों यूज करने हैं। और इसमें आपके पास जो अल्टीमेट मूवमेंट हमने पहले फाइंड की थी ना ऊपर, वो ले लेनी है। साथ साथ आपके पास 0.25205 का फैक्टर भी है और यहाँ पर कंक्रीट की स्ट्रेस भी मौजूद है, एफसीबी होती है आपकी, या एफसी प्राइम इसको कहते हैं। ये स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ठीक है ना, ये कंक्रीट की स्ट्रेस जिसे कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं। और इसके साथ ही ब्रेथ आ जाएगी आपकी, ये जो आपकी बी जो हम अज्यूम करते हैं बी को 1 मीटर इक्वल टू, आप अगर आप 100,000 कर देंगे तो मिलीमीटर में कन्वर्ट होते हुए 1000 मिलीमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आपने एक फैक्टर एक यूनिट रखते हुए काम करना है और इसका स्क्वायर रूट भी है। अब अगर केस ए या बी, अगर ए या बी में से जो भी आपका और बी जो ग्रेटर देन होगा ना, वो आपकी डी की वैल्यू जो है वो कंसीडर की जाएगी। मतलब अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यानी थिकनेस में से 27 माइनस करते हैं तो जो मिलीमीटर में आपको आंसर मिलता है, और अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करके जो आपको आंसर मिलता है मिलीमीटर में, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी ना, बड़ी होगी, वो डी की वैल्यू आपने ग्रेटर वाली वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी, मिलीमीटर में। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। जब आप ये चारों स्टेप फिर से मैं बता दूं, थिकनेस, अल्टीमेट लोड, उसके बाद अल्टीमेट मूवमेंट, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ, जब ये 4 स्टेप आप फाइंड कर लेंगे, अब आपका रीइंफोर्समेंट का काम शुरू हो जाएगा। अब आपने करना है मेन, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना इनको लिख लें। एक सेकंड रुकेगा, ई आ गया बीच में, REIN रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अगला हमारा स्टेप जो है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा बस, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है। तो रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट के अंदर आपको पता है स्टील की बात काम शुरू हो जाएगा। तो स्टेप 5 हमने यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्टील, असल जो हमारा काम है। और एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए ना हमें यहाँ पर फैक्टर ए का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल चलने लगेंगे। आपने यहाँ पे 3 ट्रायल लगाने हैं। ट्रायल नंबर 1 पहला ट्रायल चलने लगा है हमारा, जिसमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए हमारा जो ए कांस्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला पहले नंबर पे जो इफेक्टिव डेप्थ है ना उसको 6 पे डिवाइड कर, ठीक हो गया। हमने पीछे इफेक्टिव डेप्थ ही फाइंड की है ना, इस फार्मूले में जो हमने इफेक्टिव डेप्थ कंफर्म कर ली। अब उस इफेक्टिव डेप्थ को आपने इस फॉर्मूले में लाके ट्रायल में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे आपने एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ स्टील का हर एक का एक ही है कि अल्टीमेट मोमेंट और डिवाइड बाय, इसमें जो हमारे पास ये फाई की वैल्यू फिक्स हो रही है ना, आप ये ASCI कोड के अकॉर्डिंग इसमें फाई की वैल्यू 0.9 कंसीडर की गई है, तो यही आपने रखनी है। जबकि यील्ड स्ट्रेस या आप टेंसाइल स्ट्रेस कह दें, ये स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बुक में आपको मतलब के डाटा में दी जाएगी, और इसमें वही इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला भी लगेगा। साथ ये जो आपने ए की वैल्यू की है वो यहाँ पे अपने 2 पे डिवाइड करके लिख लेंगे। क्लियर हो गया आपको चीज, इससे आपको एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। ट्रायल 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ट्रायल 1 कंप्लीट होगा आपने सेकेंड ट्रायल अगेन लगा देना है। इसमें आपकी ए की वैल्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिर्फ ए का चेंज होना है फार्मूला, ठीक है ना। अब ये पहले फार्मूला क्या था, D/6, अब ए का फार्मूला चेंज होके इस एरिया ऑफ स्टील की बेस पर होगा, इस वाले पे, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्ड स्ट्रेस, ये फार्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं, और इसका फैक्टर भी 0.85, क्योंकि यही रहने वाला है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रेस, और साथ ही आपने वो ब्रेथ जो अज्यूम की हुई है 1000 मिलीमीटर या 1 मीटर। ट्रायल 2 हो गया, यही एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला फिर लग जाएगा, क्योंकि अभी ए निकल आया है ना। तो अब इसी चीज को आपने अल्टीमेट मोमेंट में पुट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास यील्ड स्ट्रेस भी है, डी इफेक्टिव डेप्थ है, ए अभी जो कांस्टेंट नया फाइंड किया है उसको रखते हुए 2 पे डिवाइड कर।
ये हो गया। तो यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक ट्रायल क्या लिख चुका हूँ, वन नहीं, ये हमने सेकंड ट्रायल किया था। देखें, फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट होने के बाद सेकंड ट्रायल लिया था। सेकंड ट्रायल के बाद अब आपने अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने रेनफोर्समेंट में 3 ट्रायल करने हैं, तीसरे ट्रायल में सेम यही फार्मूला लेगा, दूसरे की कॉपी कर लेनी है, क्योंकि ए का फार्मूला सेम, एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 0.85 और एफ सी प्राइम बी। अब इसके अंदर ये एरिया ऑफ स्टील है ना, अब ये वाली वैल्यू पुट होगी, बाकी सारी वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले जैसी है। और इससे फिर हमें अब जो है ना ट्रायल 3 से एरिया ऑफ स्टील इस फार्मूले से ही मिलना वाला है। एरिया ऑफ स्टील नहीं चेंज होगा, सिर्फ ए फैक्टर जिसमें पहला डी डिवाइड बाई 6 है और बाकी दोनों में ये फैक्टर यही यूज होना है, ठीक है। बाकी एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला यही है। अभी तक हमने क्या किया कि एरिया ऑफ स्टील जो अब हमने इससे निकाला है ना, ये तीसरे ट्रायल से, ये हमारे एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू यहाँ पर बन चुकी है। जब बन जाएगी ना तो स्टेप नंबर 5 मुकम्मल हो जाएगा। आपका काम क्या था, स्टेप 1 में थिकनेस, स्टेप 2 में आपने अल्टीमेट लोड निकाला, स्टेप 3 के अंदर आपने अल्टीमेट मोमेंट निकाला, स्टेप 4 के अंदर आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाली और स्टेप 5 के अंदर आपने मेन रीइंफोर्समेंट के जरिए से एरिया ऑफ स्टील 3 ट्रायल्स से निकाला, जिसमें ए और एरिया ऑफ स्टील एएस ये दोनों यूज होंगी। एरिया ऑफ स्टील आपने बस याद रखना है कि पहले ट्रायल ए अंदर ए की वैल्यू d/6 है, बस, जबकि बाकी दोनों में यही यूज होगी, ये जो दोनों लिखी हुई यही लिखिएगी और एरिया ऑफ स्टील तीनों में यही रहेगा। ठीक हो गया। स्टेप 5 मुकम्मल करने के बाद ना हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी थर्ड स्टेप, ये जो थर्ड ट्रायल है, इस ट्रायल से जो एरिया ऑफ स्टील निकली है, ठीक है ना, इसको चेक करना है हमने। और उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे ना, वो हमारा मेथड होगा रेजिस्टेंस फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस का एक फैक्टर है आर। इस फैक्टर से आपने, ये टेबल है बेसिकली ग्राफ का टेबल, तो इसे चेक करना है हमने कि जो हमारा अल्टीमेट मोमेंट है इसको हम क्रॉस सेक्शन बी इंटू डी स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हुए सोल्व कर लेंगे। इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो आपने मतलब नोट करनी है। साथ ही यहाँ पर आपको एक तो स्टील की रेशो, ये भी आपकी बुक में आपको ग्राफ टेबल से मिलेगी, 0.033 जो है ना, ये आपके पास रू। अब ये कहाँ यूज होगी, ये भी एरिया ऑफ स्टील निकाल रही होगी, इससे भी हम चेक कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको करने का मकसद क्या है। देखिए, इसमें तो आ जाएगा एक रू इंटू आपका बी, वही आपने जो वैल्यूज रखी है, और डी अफेक्टिव डेप्थ फॉर्मूले वाला है, ठीक है, और बी आपने 1000 मिलीमीटर या मीटर्स में, जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हैं एक ही रखने। अच्छा, अब इससे आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे इन चेक्स में, इसके जरिए से जो लास्ट थर्ड ट्रायल का एरिया ऑफ स्टील, ये आपकी एक वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपकी इस एरिया ऑफ स्टील से जिसमें आपने ये स्टील की रेशो है, इसको कहते हैं स्टील रेशो, ये जो रो है ना, रो, ये स्टील की रेशो है। और ये दूसरी आपके पास समझ लें बी, ये सेकंड वैल्यू एरिया ऑफ स्टील आ गई, ठीक है। अब इन दोनों से एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने अगले, मतलब एक स्टेप अभी कंप्लीट, ये मुकम्मल हुआ नहीं है, एक रहता है अभी काम। असल में स्पेसिंग ऑफ एरिया ऑफ स्टील, इसी की बेस पर एरिया ऑफ स्टील कंफर्म करना है ना। अब आपने क्या करना है, एक और फार्मूला है मिनिमम स्टील निकालने का, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में क्या फाइंड किया था, पहले जरा एक बार पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। 6 में आपने चेक किया था, 5 में ट्रायल किया था, ये 6 में आपने चेक किया है। इसमें आप अगर ये मतलब ये जरूरी नहीं है, ये मतलब हम साथ रखते हैं। स्टेप 7 ये आप हर एक में देखेंगे तो ये चेक करते रहेंगे हम, ये चेक के भी आपको एक यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू मिलनी है। उन 3 ट्रायल में आखिरी वाली एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू, और इस चेक में आपको एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू, ठीक है। और 7 स्टेप पे आप करते हैं मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का, कि हम एक फैक्टर 1.4 यूज करते हैं, उसके बाद बी इंटू डी से मल्टीप्लाई करके यील्ड स्ट्रेस से हमने यहाँ पर जो डिवाइड कर देना है। इसमें जो आपको एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू मिलेगी, ये तीसरी होगी सी। ए बी सी, इन तीनों में जिस एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील, इसमें ए और बी और सी, इन तीनों में जिसकी सबसे ज्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी ना, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, एरिया ऑफ स्टील जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो स्टेप नंबर 8 में अब हम स्पेसिंग निकालेंगे, वो भी मेन बार की।
ठीक है ना। आपने यहाँ पे निकालनी है स्पेसिंग ऑफ बार, कौन सी, स्पेसिंग ऑफ, स्पेसिंग 4 लिख दें, ठीक है ना, स्पेसिंग ऑफ मेन बार लिख लें, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पहले लेते हैं एरिया ऑफ 1 बार। अब हमें पता होना चाहिए कि ये एरिया ऑफ 1 बार जो हम ले रहे हैं, इसका डाया कितना लिया हुआ था। हमने अस्यूम किया कि हम जो है ना मेन बार्स के लिए 12 मिलीमीटर में डाया ऑफ बार ले रहे हैं, ठीक है। जबकि इस एरिया ऑफ 1 बार का फॉर्मूला ये होता है पाई डी स्क्र डिवाइड बाय 4। इसमें आपने डायर की वैल्यू 12 मिलीमीटर पुट कर लेनी है, समझ जाएंगे आप खुद ही। और डिवाइड बाय आपने नीचे एरिया ऑफ स्टील जो हमने यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट की है वो यहाँ पर रखनी है, और मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर। अगर तो वो सेंटीमीटर मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेंटीमीटर बनानी है तो 100 पे, और मिलीमीटर इंचेस बनानी है तो 12 के ऊपर। आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट साथ लेकर चलना है, स्पेसिंग आपको मिल जाएगी। और जब आप ये मुकम्मल कर लेते हैं ना, इसके लिए आप एक नोट लिखते हैं, जिसको हम मतलब अपने ड्राइंग पे भी मेंशन करवा रहे होते हैं ना कि प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइडिंग करेंगे, कितनी प्रोवाइड करनी है। अगर हम 12 मिलीमीटर के डाया ऑफ बार्स को लेते हैं एट द रेट, और इससे जो सोल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी उतने, अब ये अगर 100 ये ना करूं सेंटीमीटर वगैरह तो ये भी आप देख लीजिएगा, उतने सेंटीमीटर या मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर आपको वैल्यू मिलेगी। अगर तो वैसे करूंगा तो सेंटीमीटर लिख दूंगा, या जो भी वैल्यू लिखूंगा उस हिसाब से यहाँ पर आपने सेंटर टू सेंटर या इंच टू इंच वो यहाँ पे लिखना है। और इसके साथ इसका एक चेक भी है, ये वैल्यू आपकी इट इज लेस देन, ये कम होनी चाहिए, यानी लेस देन होनी चाहिए 3h से। थिकनेस को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम ऑफ थिकनेस जो होती है ना ये उससे लेस होनी चाहिए। अगर ये है सो हम कह देंगे ओके, हम इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। ये 3 टाइम से कम होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, ये जरूरी नहीं है कि ये 3 टाइम से कम ही रखनी है, 3 टाइम से मतलब हाँ कम रखनी है, लेकिन ये नहीं जरूरी कि 12 मिलीमीटर ही रखेंगे। हम डाया बढ़ा बढ़ा के इतना के रखेंगे कि जो थिकनेस के 3 टाइम से कम रहे, जिसके लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे डायमीटर ऑफ बार्स को एंड स्पेसिंग को, कि जो 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस से लेस रहे। तो जरूरी नहीं कि 12 मिलीमीटर। अभी आप अगर करके देखेंगे इसके हिसाब से तो बहुत कम वैल्यू मिलने वाली है थिकनेस को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसके डाया को बढ़ाते हुए एज्यूम कर सकते हैं कि जो 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस से कम है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया ना। इसके बाद हमारा नंबर ऑफ, मतलब ये सारा काम जब मुकम्मल हो जाता है ना, फिर हमारा अगला स्टेप करना है जिसमें एरिया ऑफ स्टील अब फिर से निकलेगा। वो क्यों निकलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। इन बार का काम तो कर लिया था ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका काम फिर आसान हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया ऑफ स्टील का जो कॉन्सेप्ट है कि हमने 0.2%, ये आपने 0.2% लेना है, लिखते हुए फैक्टर में किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू डी का 0.2% जब आप लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि आपने इसमें जैसे हमने ऊपर स्पेसिंग निकाली थी ना, ये हमारी जो है ना स्पेसिंग ऑफ बार्स, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी, ठीक है जी। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बार, अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज किया इन्होंने, ट्रायल कुछ डाल दिए कुछ। अब इसकी स्पेसिंग ऑफ बार निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ 1 बार एज्यूम किया हुआ जो रुपया लेते हैं, एरिया ऑफ 1 बार लेंगे, और इसके नीचे जो एरिया ऑफ स्टील है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपने फाइंड की होगी वो, और उसी तरह से वो मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 12 से, वो कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जो भी है ये हम करते होते हैं, ठीक है ना। और सेम इसके लिए भी स्टेटमेंट नोट वही लिखा जाता है। बस आपको 2 चीजें और बता दूंगा जिसको आपने सिर में रखना है। इसके लिए हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो है ना डाया ऑफ बार वो 6 mm का है, जबकि एरिया का जो फार्मूला होता है ना वो होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ की बजाय एरिया जो है ना डाया, उसको दे देते हैं फार्मूले को यहाँ कर ले, ठीक है जी। ये मतलब चीज नहीं चेंज होती। अब 6 मिलीमीटर का अगर मैं कहूँ तो डाया बार जब मैं यूज करूंगा ना, तो एट द रेट इसकी स्पेसिंग इसके इस फार्मूले से मुझे मिलेगी, और यहाँ पे लिख के सेंटर टू सेंटर लिख दूंगा, ओके। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए होती है कि इट इज
लेस देन, ठीक है, 5h। अगर ये 5 गुना थिकनेस से कम है ना, सो हम कह देंगे कि हमारा ओके हो गया, केस कंडीशन ओके होगी। तो फिर से बता दूं कि जो चीजें हम इसमें फाइंड करते हैं ना, तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखें। पहले नंबर पे थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है, स्पैन वगैरह हर चीज दी होगी। दूसरे नंबर पे आपने अल्टीमेट लोड, जिसमें लाइव लोड, डेड लोड, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने अल्टीमेट मोमेंट निकालना है, ठीक है। नंबर 4 पे आपने अफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है। नंबर 5, आपको पता है कि हमने नंबर 5 पे ट्रायल लगाए थे 3, जिसमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया था, जिसके लिए आपको ए का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ए के 2 केस के फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ स्टील का पता होना चाहिए। नंबर 6 पे जैसे एरिया ऑफ स्टील निकल आया था, आपको याद है कि हमने इसमें एक चेक लगाया था जो रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा था, ठीक है ना, फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, उसका पता आपको होना चाहिए। और इसी के अंदर आपको रो का पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी आप एरिया ऑफ स्टील भी फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और नंबर 7 पे आप एक मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने का फॉर्मूला भी देख रहे थे, ठीक है। वो जब हम निकाल लेते हैं तो फिर हम उसमें स्पेसिंग निकालते हैं। ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला, ये भी मेन बार के लिए, ये भी मेन बार के लिए, ये भी मेन बार के लिए, जिसका सबसे ज्यादा इन तीनों में एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू जिसकी काउंट होती है ना, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो इन तीनों का कोई मसला नहीं है कि आपको इसमें से वैल्यू मिलेगी। जो छठा है ना, वैसे भी ये तो चेक है एक, तो चेक करवाता है ना हमें। एरिया ऑफ स्टील ये है, पहला ये होता है, इसका थर्ड ट्रायल जो होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। जो सबसे बड़ा वो सिलेक्ट करना है। स्पेसिंग यहां से मिलेगी, किसकी, मेन बार्स की, ठीक है ना, ये मेन बार का काम है। उसके बाद नंबर 9 पे आपको पता है एरिया ऑफ स्टील निकाला था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो 0.2% के हिसाब से आपने रखना है। और नंबर 10 पे आपने इसी की स्पेसिंग निकाल लेनी है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो आपको चीजें बता दी, इसमें आपके पास स्पेसिंग जो होती है वो आपकी थिकनेस के 3 गुना से कम होनी चाहिए, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है ये आपकी 5 टाइम ऑफ द थिकनेस ये होनी चाहिए, इससे कम। तो ये चीजें आपको अपने ज़हन में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम जो है वो सिंपली स्पोर्टेड या कोई भी अगर आ जाए फॉर्म, ठीक है ना, बाकी आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए करेंगे। तो आपने ये सीखा होगा इंशाल्लाह कि वन वे स्लैब को किस तरह से जो है वो डिजाइन किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके जो एक्सरसाइज, इसके जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।